बाबूलाल जी, आपका स्वागत है। पहला तो सवाल यही है बाबूलाल जी की नई जिम्मेवारी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आपको मिली है 2024 से पहले। आपको लगता है कि एक चुनौती है पार्टी की तरफ से और चुनौती पर खरा उतरना है बाबूलाल जी को? देखिए, अध्यक्ष का पद होता है जिम्मेवारी का और दायित्व है। और हमारे लिए ये सौभाग्य है कि पार्टी ने हमें जिम्मेवारी दिया है, दायित्व दिया है, तो हम पूरी ताकत के साथ, परमात्मा ने हमें जितनी क्षमता दी है उन सारी क्षमता और ताकत का पूरी तरह से हम इस्तेमाल करेंगे, इसका उपयोग करेंगे और काम में लगाएंगे ताकि पार्टी को उस मुकाम तक हम पहुंचा सकें सर, चुनौती जहां पार्टी को जो हमसे जो उम्मीदें हैं, और ये काम अकेले तो संभव नहीं हो सकता है। पार्टी के हमारे जो हज़ारों कार्यकर्ता है उन सारे लोगों को साथ ले कर के चलने की है। सर, चुनौतियाँ कहाँ देख पा रहे हैं? क्योंकि इस बीच में राहुल गांधी की यात्रा भी है, 13 जिलों से यात्रा गुजरेगी, 8 दिन वो झारखंड में रहेंगे। क्या बाबूलाल को लग रहा है, ये महसूस हो रहा है कि राहुल गांधी की यात्रा पूरे देश से ही झारखंड में भी चूँकि होना है, तो ये चुनौती होगी लोकसभा चुनाव से पहले? देखिए, ये तो हर किसी को पता होता है कि भाई हर पॉलिटिकल पार्टी जब चुनाव का समय होता है तो कुछ ना कुछ अपना एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। तो और उसी के तहत ही हर पॉलिटिकल पार्टी, उनके नेता अपना कार्यक्रम को करते हैं। उसको हम कह सकते हैं कि बाकी जितनी जो पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी को छोड़ करके, तो आप देखें वो एक प्रकार से चुनावी राजनीति तक ही उन लोगों का काम सीमित रहता है। भारतीय जनता पार्टी है 365 दिन काम करती है और लगातार संगठन को मजबूत करती है। और संगठन को मजबूत इसलिए ही नहीं करती है कि भाई हमें सत्ता में सिर्फ आना है। सत्ता में आना और आकर के जनता के लिए काम करना वो तो एक पार्ट है, लेकिन समाज जीवन में जो भिन्न भिन्न प्रकार की कामियां हैं, खामियां हैं, उनके अंदर में समरसता भी पैदा हो, विकास के प्रति वो उन्मुक्त हो। इसलिए आपने देखा होगा, उन्मुख हो आप। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि भाई सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और साथ में कहते हैं भाई सबका प्रयास होना चाहिए। जब तक सब लोग मिल कर के हम काम नहीं करेंगे तब तक देश स्वावलंबी नहीं बन पाएगा, अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकेगा। और उसके लिए आपने देखा होगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रत्येक दिन जहाँ कहीं भी कोई कार्यक्रम करते हैं तो लोगों को इस ओर भी प्रेरित करते हैं। और आप तो मन की बात के माध्यम से भी प्रत्येक महीना के जो अंतिम रविवार होता पड़ता है उस दिन वो मन के बात के माध्यम से, जिसमें अगर आप सब लोगों ने सुना होंगे तो कभी भी पॉलिटिकल वो चर्चा नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो देश भर में जो विकास की जो गतिविधियां समाज जीवन में लोग जो करते हैं उससे लोगों को जोड़ते हैं। तो कहने का अर्थ है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनावी राजनीति के लिए ही पॉलिटिक्स करती है, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति करती है, समाज जीवन में भी एक आमूलचूल परिवर्तन हो, समाज जीवन में भी जो खोया हुआ, जो विस्मृत किए हुए जो अपनी पहचान है उसको फिर से जगे और फिर से उसको समझे, उसके प्रति उनका गौरव अपने आप को महसूस करे, तभी तो फिर वो आगे बढ़ने की ओर अग्रसर हो सकते हैं। बाबूलाल जी, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, खास करके राष्ट्रीय स्तर पे जब हम बार बार चर्चा करते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी की भूमिका पे बार बार हम बातचीत करते हैं। आपने राज्य गठन के पहले से भी बड़ी जिम्मेदारी निभाई है, कई चीज़ों को अपने सामने होते हुए देखा है। राज्य अलग होना, आपको मुख्यमंत्री जैसे पद की जिम्मेदारी मिलना, और इसके बाद से आज 23 साल का झारखंड कहाँ देख पा रहे हैं? क्योंकि आपने जिस समय मुख्यमंत्री का पद संभाला था उस समय कई सपने थे, आपके लोगों के भी कई सपने थे। तो आज के दिन 23 साल के बाद के झारखंड को किस रूप में आज देख रहे हैं? देखो, मैं ये कहूँगा कि 23 वर्षों में झारखंड में काफ़ी कुछ काम हुआ, नहीं हुआ ऐसा नहीं है। अब जैसे मैं लोगों को कहा करता हूँ कि भाई आप उन दिनों को याद करें।
आपने अगर हमारी भाषणों को जगह जगह सुने होंगे, मैं साफ लोगों को कहता हूँ कि भाई आप याद करिए 2000 के पहले जब केंद्र में भी और प्रदेश में भी जब बीजेपी की सरकार नहीं बनी थी, चाहे बच्चे स्कूल जाते हो, चाहे कोई हाट बाज़ार जाते हो या मेला जाते हो या फिर शादी ब्याह में अपने हित कुटुंब के यहाँ लोग जाते हो या बारात जाते हो, तो लोगों को दूर दूर तक पैदल जाना पड़ता था, क्योंकि सड़कें नहीं हुआ करती, गाड़ियाँ नहीं थी। लेकिन जब केंद्र में भी और प्रदेश में भी जब बीजेपी की सरकार बनी तो गांव तक सड़कें भी बनना प्रारंभ हो गया और फिर नदी नाला में पुल पुलिया भी बनना प्रारंभ हो गया। और आज मैं कह सकता हूं कि आप कहीं भी कोई पैदल बच्चे स्कूल भी नहीं जाते हैं, सब जगह आप गाड़ियां हो गई, सड़कें हो गई, और लोग हाट बाज़ार भी या शादी ब्याह में भी आप पैदल नहीं जाते हैं। तो ये अगर गांव के लोगों को सुलभता उपलब्ध करा दी तो झारखंड बनने के बाद झारखंड में भी हुआ और देश में भी हुआ है। ये बीजेपी की सरकार ने की। पहले अटल जी थे, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। दूसरा मैं लोगों से कहता हूँ, पहले हम लोग जब कॉलेज में भी पढ़ते थे और बाद में फिर संगठन के काम से निकले, संथाल परगना गए, हमें याद है कि संघ कार्यालय में रहा करते थे तो उस समय हम लोग खाना कहाँ पकाते थे, हॉस्टलों में भी रहते थे लॉज में, तो वहाँ खाना कहाँ से, गैस ये क्या कहते, गैस तो उस समय मिलता ही नहीं था, गिने चुने लोगों के पास ही था, गांव घर में बिजली भी नहीं थी, तो मिट्टी तेल लेकर के स्टोव जला करके, आप लोग भी अगर उस समय याद होगा तो उसको हम लोग कितना बार हवा मारते थे, जलाते थे, उसी में फिर खाना पकता था, दाल भात। मैंने सबसे जल्दी या आसान रखने में भी या पकाने में भी सुविधाजनक था तो वो स्टोव था और मिट्टी तेल था। लेकिन आप देखिए कि मोदी जी ने मिट्टी तेल लोगों को भुला दिया, या मिट्टी तेल को याद भी लोग नहीं करते हैं, कहीं आप मिट्टी तेल के बारे में चर्चा भी नहीं होता है। आप सब लोगों ने भी शायद घर में भी खोजेंगे तो अब नहीं मिलेगा। अब क्या है, गांव तक बिजली भी पहुंच गया, घरों तक गैस कनेक्शन भी पहुंचा दिए, तो ये अंतर तो आया है। तो हम कह रहे थे कि अंतर काफ़ी कुछ डेवलपमेंट का काम हुआ, लेकिन काफ़ी कुछ करना बाकी है। कई सवाल और भी खड़े हो रहे हैं बाबूलाल जी। जिस तरीके का माहौल राज्य का रहा है उसमें कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे थे जिसको लेकर आप लगातार चर्चा भी कर रहे थे और कहीं ना कहीं अपनी बातों को रखने की भी कोशिश कर रहे थे। उन मुद्दों पे भी हम बातचीत करेंगे। और जिस तरीके का राज्य का माहौल हुआ है, वैसे में बाबूलाल मरांडी जी के कई सपने हम लोगों ने भी देखे हैं और आने वाले समय में किस तरीके से उन सारी चीज़ों को लेकर चलेंगे, क्योंकि आज उनके पास एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वाली पद है और कहीं ना कहीं तमाम जो जनता है उनको भी उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं। लगातार हमारे सवालों से रूबरू हो रहे हैं। बाबूलाल जी, आपने कहा कि 23 सालों में काफ़ी कुछ बदला, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बदलाव नहीं हुआ। मेरा सवाल यह है कि वर्तमान सरकार के 4 साल में क्या बदलाव आप महसूस कर पा रहे हैं? आपको लग रहा है कि जिस कमिटमेंट के साथ हेमंत सोरेन सत्ता में आए थे उस कमिटमेंट के आसपास ये सरकार टिकती है, आपको नज़र आता है सर? देखिए, उन्होंने जितनी भी वादाएं की थी, चाहे नौजवानों को रोज़गार देने की, उन्होंने खुद घोषणा किया था कि 5 लाख तक की हम रोज़गार देंगे नौजवानों को, और नहीं मिलेगा तो फिर उन्होंने आगे क्या कहा मैं उस बात को नहीं दोहराना चाहता हूँ। किसानों के कर्जे माफ़ करेंगे, रोज़गार नहीं तो बेरोज़गारी भत्ता देंगे, स्थानीयता को लेकर के तो काफ़ी कुछ उन्होंने बातें की थी। लेकिन अगर 4 वर्षों देखेंगे तो इन्होंने जो वादा किया था वो तो पूरा इन्होंने किया ही नहीं, बल्कि एक प्रकार से सिरे से उसको इन्होंने नकार दिया। बहुत सारे वादे हैं, मैं उनके वादों को यहाँ बहुत दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जिस काम में वो लगे, हमारी जैसे व्यक्ति को बड़ा उम्मीद थी कि नौजवान है, मुख्यमंत्री है, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी उनको मिला हुआ है, उनके पास भी 30 विधायक है, कांग्रेस के पास भी 15-16 विधायक थे, तो ये बड़ी संख्या है और उसके बाद वो अच्छे ढंग से काम करेंगे तो राज्य का बड़ा विकास होगा। और चूँकि जो लोग हाशिए पर चले गए हैं उनके लिए वो काम करेंगे। लेकिन 4 वर्षों में हमने ये पाया कि इस व्यक्ति को काम तो किया नहीं, लेकिन कमाने में पूरी तरह से लग गए।
और यही नहीं बल्कि उनके जितने इर्द गिर्द रहने वाले लोग, वो लोग भी सब कमाने में लग गए। और नतीजा ये हुआ पूरे इन 4 वर्ष में, अब 4 वर्ष से अब तो अधिक हो गया, अब तो कुछ एक दिन के बाद, कुछ एक महीनों के बाद अब तो चुनाव ही घोषणा हो जाएगी, 4-5-6 महीना के बाद। तो कुल मिलाकर के आप देखें कि भाई ये व्यक्ति ने कमाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। चारों तरफ लूट मची हुई, चाहे बालू की हो, चाहे कोयला की हो, चाहे लोहा की हो, यहाँ तक कि ज़मीनों की भी लूट मची हुई है। और उसमें से कुछ तो ऐसे भ्रष्ट अफसरों को महत्वपूर्ण पदों पर, महत्वपूर्ण जगहों पर बिठा करके उन्होंने पूरा राज को लुटवाया। लगा ही नहीं कि पूरे 5-4 साल सरकार कोई जेएमएम चला रही हो, लगा कि सरकार तो दलाल और बिचौलिया लोग चला रहे हैं, भ्रष्ट अफसर लोग चला रहे हैं। अरे ये लोग एक टूल्स की तरह सब लोग मिलजुल करके काम कर रहे हैं। आज सभी तबके के लोग दुखी हैं। जिन लोगों ने उनको आगे बढ़ चढ़ करके भाग ले करके उनको सत्ता पर बैठाया, खास करके जो ट्राइबल समाज के लोग हैं। आज अगर आप रांची के इर्द गिर्द आप घूमिए तो इस राज्य में 13 वर्षों तक बीजेपी की सरकार रही है। पूरे 23 वर्षों में 13 वर्षों में बाबूलाल मरांडी भी रहे हैं, अर्जुन मुंडा भी मुख्यमंत्री रहे हैं और रघुवर दास जी भी मुख्यमंत्री रहे। लेकिन कभी इस प्रकार की ज़मीनों की कोई लूट नहीं हुई है। लोग अगर शिकायत लेकर के पदाधिकारी के पास लोग जाते थे तो कार्रवाई होती थी, काम होता था। लेकिन इनके राज्य में तो कोई ना थाना सुनने वाला है, ना अंचल सुनने वाला है, ना जिला सुनने वाला है। आप जहाँ कहीं भी जाइए, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी कोई सुनने वाले नहीं है। ये हम लोगों की शिकायत है, आसपास में सब जगह करें। भाई ये तो इन्होंने 4 वर्षों में हालत किया राज्य की। दूसरी जो समस्याएं होती है राज्य सरकार से, जो कानून व्यवस्था की हम उम्मीद करते हैं, तो कानून व्यवस्था इतनी ख़राब हो गई है, इसकी कोई बताना ही मुश्किल है। क्योंकि पुलिस लगता है कि वो लोग भी उसी वसूली में, जो लोग क्या बोलते हैं ना, देहात में कहावत है, बहती गंगा में हाथ धो लो। तो सब लोग इसी काम में लग गए, अफसरों भी उसी काम में लगे हुए हैं मैक्सिमम। कुछ एक होंगे अच्छे, मैं सबकी ये नहीं कह रहा, लेकिन मैक्सिमम। और देखा देखी लोग सब उसी रास्ते में, दर्रे में लोग बहा रहे हैं। इसी से कड़ी में जानना चाहेंगे आगे, एक जुड़ी सवाल है, खास करके जब मुद्दों की बात आती है, भ्रष्टाचार की बात आती है, तो कहीं ना कहीं जो गंभीर मुद्दे थे, खास करके एक जिक्र मैं करना भी चाहूँगा कि मुख्यमंत्री काल में जिस तरीके से यहाँ का जो मुद्दा था, स्थानीय नीति का मुद्दा, जिसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ, आज तक लगता है कि कहाँ गलती हुई, कहाँ कन्फ्यूजन हुआ है। उसके साथ साथ रोजगार नीति और बाकी चीज़ें, भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा रहा, कानून व्यवस्था की स्थिति बनी रही। लेकिन जब स्थानीय नीति, रोजगार और बाकी मुद्दों पे हम बातचीत करते हैं, तो क्या लगता है कि बाबूलाल मरांडी जी स्थानीय नीति और बेरोजगारी, इन दोनों चीज़ों को लेकर जिस तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश की थी, कहाँ रुकावट नजर आई? क्योंकि आपने साफ तौर पे कुछ चीज़ें की थी। देखिए, रुकावट कहीं भी नहीं था। ये तो जानबूझ कर के इन्होंने राजनीति की। आपको याद होगा जब झारखंड राज्य बना था तो हमने भी स्थानीय नीति बनाई थी, और हमने कोई नई नहीं बनाई थी, बल्कि हमने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई और फिर सबों ने जो बिहार का स्थानीय नीति था उसको यहाँ पर लागू किए थे, सबों की सहमति से ही। और उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि भाई यहाँ के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन उनको वो भी पसंद नहीं था। और बाद में जब अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री थे और ये डिप्टी सीएम हुआ करते थे, तो 28 महीनों के बाद इसी मुद्दा को लेकर के सरकार को उन्होंने गिरा दिया और खुद मुख्यमंत्री बने कांग्रेस के सहयोग से। अगर हमारी याददाश्त ठीक हो या उसको देख लीजिएगा तो 18 महीना तक मुख्यमंत्री ये रहे, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया। आज जो राजनीति वो बार बार करते हैं, उस समय कांग्रेस की यूपीए की सरकार रही है देश में भी। आज इस बात को बार बार वो जो कहते हैं हमने प्रपोजल बना करके भेज रहे हैं, बीजेपी सपोर्ट नहीं कर रही है। भाई आज आपको मान लो, थोड़ी देर हम मान भी लेते हैं, क्योंकि काम केंद्र सरकार की नहीं है, राज्य सरकार की काम है राज्य के लिए स्थानीय नीति बनाना। अगर आपको लगता है केंद्र सरकार को ही करना था, तो फिर आप जब उस समय मुख्यमंत्री बने, यूपीए की सरकार थी, तो आपने उस समय क्यों नहीं किया? कांग्रेस के लोग आज भी सरकार में शामिल है, इसका जवाब उनके पास नहीं है, क्योंकि उनको यहाँ के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है, सिर्फ उनको राजनीति रोटी सेकनी है।
अब राजनीतिक उनको दुकान चलानी है, और नहीं तो कोई समस्या ही नहीं है। बीजेपी की तो जब सरकार बनी, हम लोगों ने किया, रघुवर दास है, उनको पसंद नहीं था, बाद में रघुवर दास जी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने बदल करके उन्होंने बनाया, और फिर इसके बाद काफ़ी बहालियाँ हुई झारखंड में। दरोगा की बहाली हुई, शिक्षक की, बाकी काफ़ी बहाली हुई, कोई किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो ये जो है ना कि इन्होंने नियुक्ति करनी नहीं थी, क्योंकि उसमें तो इनको कोई बहुत अधिक आमदनी होना नहीं था। उसमें भी कोशिश किया था इन्होंने, जैसे सीरियल से बच्चे पास किए, उसके बाद जो हंगामा हुआ, हल्ला हुआ, सबको पता है क्या क्या हुआ। पहले स्वीकार नहीं करते थे, बाद में स्वीकार किया। कहने का मतलब वहाँ भी गड़बड़ी करने की कोशिश की, लेकिन लगा कि यहाँ उतना आसान नहीं है जितना कोयला से पैसा कमाना, या जितना आपका ज़मीन से पैसा कमाना। यहाँ नियुक्ति में उतना अधिक पैसा कमाना यहाँ थोड़ा टफ है। जो पढ़े लिखे नौजवान होते हैं, वंचित हो जाता है तो फिर वो लोग हल्ला करने लगते हैं। तो फिर उस रास्ते को इन्होंने वहीं बंद किया, और सिर्फ बाबूलाल जी, आरोप तो आप पे भी लगते हैं ना कि सरकार स्थानीय और नियोजन नीति को लेकर 2 कदम आगे बढ़ती है तो आपके लोग कोर्ट चले जाते हैं, मामला हमारे लोग कौन कोर्ट जाता है बताइए? सरकार कह रही है, आरोप लगाना, बताइए ना कौन जाता है? कोई बीजेपी के कोई नेता गया हो, हमको बताइए। कोई तो गया नहीं है। ये कोर्ट जाने वाले लोग कौन है? अब कोर्ट, मेरा कहना है कि कोई जाता है तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं? कोई पार्टी के कोई पदाधिकारी जाए, पार्टी ने कोई निर्णय करके किसी को भेजे, अरे आदमी स्वतंत्र होता है। आप गलत कोई भी निर्णय करेंगे तो उसका बाद आपको चैलेंज करेगा। अगर आपका निर्णय सही होता तो फिर कोर्ट उसको क्यों निरस्त करती? बाबूलाल जी, जिस तरीके से आपने मुद्दों का भी जिक्र किया है, और भी कई मुद्दे हैं जो गंभीर मुद्दे हैं जिस पे आप लगातार बातचीत करते रहते हैं। विकास को लेकर भी काफ़ी आपने चर्चा की है पहले भी। एक बड़ा सवाल तब खड़ा होता नज़र आ रहा है जब आप भ्रष्टाचार की चर्चा करते हैं। कई चीज़ें पब्लिक डोमेन पे आपने रखी भी है, और हाल के दिनों में जो सेंट्रल एजेंसियां हैं जांच की, उसको लेकर के एक बड़ा विवाद कहीं ना कहीं राज्य में सत्ताधारी दल के लोग अब कह रहे हैं और खड़ा हो रहा है कि आखिरकार सेंट्रल एजेंसियों का इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा है। आप लोगों ने भी राजभवन जाकर कई चीज़ों को सामने रखा है, कुछ तथ्य और कुछ कागजात भी पब्लिक डोमेन पर लाया है। किस तरीके से आज के दिन इस मुद्दे को देखा जा सकता है, क्योंकि सेंट्रल एजेंसियों पर बार बार आरोप लग रहा है, और उसमें आपकी पार्टी बीजेपी पर भी आरोप लग रहे हैं कि उनकी तरफ से इस पर पहल की जाए? अच्छा, मैं ये कहूँगा कि आज तो देश में, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, तो इसलिए ने आरोप लगा रहे हैं। अब हेमंत सोरेन को पूछिए, जब रिश्वत कांड हुआ था, नरसिंह राव की सरकार को बचाने में शिबू सोरेन एंड कंपनियों ने पैसा लिया, उस समय तो प्रदेश में भी और केंद्र में भी कहीं बीजेपी की सरकार दूर दूर तक नहीं थी। और उस समय सीबीआई ने जांच किया, और सीबीआई ने पकड़ करके शिबू सोरेन और उनके साथियों को तिहाड़ जेल में डाल दिया। और ये कांग्रेस के हर हमेशा पार्टनर रहे हैं, तो उनके सहयोगी साथी कांग्रेस को बताना चाहिए, या उनसे उनको पूछना चाहिए क्या उस समय उन लोगों ने षड्यंत्र किया था क्या? भाई, आप जब गलत करेंगे, प्रकृति का शाश्वत नियम है, अगर आग में हाथ डालेंगे तो हाथ आपका जलेगा ही। आप चोरी करेंगे साहब तो फिर आप पकड़े जाओगे, तो आप जेल जाओगे। आप कह रहे हो कि हमने गलत नहीं किया है, तो गलत नहीं किया तो क्यों भाग रहे हो साहब? ईडी नोटिस दे रहे, चले जाओ। कहते हो कि भाई हम आंदोलनकारी के बेटा हैं, हम डरते नहीं हैं, तो चले जाना, बताना आपकी क्या प्रॉपर्टी है। आपकी जिस ज़मीन को लेकर के अगर वो लोग उस पर जानकारी लेना चाहते हैं आपसे, तो आप क्यों घबरा रहे, क्यों भाग रहे हो? भाग रहे हैं इसका मतलब ही साफ है कि भाई आप छुपाना चाहते हो, आपके पास कोई जवाब नहीं है बोलने के लिए, बताने के लिए। बगल में ही लालू यादव कई एक वर्षों तक अभी भी उनके ऊपर केस चल रहा है। आज ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। फॉर्डर स्कीम कब हुआ था? केंद्र में भी उन्हीं की सरकार थी, उन्हीं के सहयोग से सरकार थी, और बिहार में भी उन्हीं की सरकार थी।
फिर क्या हुआ, उनको ब्योर जेल जाना पड़ा और उस समय से लेकर के आज तक वो जेल यात्रा ही वो करते रहते हैं। जी। तो पड़ोसी से लालू यादव से पूछ लेते हैं मंसूर। आज लोग कह रहे हैं ना भाई कि नरेंद्र मोदी जी केंद्रीय एजेंसी को दुरुपयोग कर रहे हैं या तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो उस समय क्या हुआ, 2004 से 14 के बीच में जितना स्कैम हुआ उस समय केंद्र में किसकी सरकार थी? नरसिंह राव की, ये क्या बोलते हैं, मनमोहन सिंह की सरकार थी। उस समय जितना घोटाला में लोग फंसे, मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे करके कईयों को जेल जाना पड़ा। उस समय तो कोई मोदी नहीं थे, उस समय तो कोई अमित शाह जी नहीं थे। तो ये जब कोई चोरी करता है तो अपने आप को साफ दिखने के लिए कि नहीं केंद्रीय एजेंसी को दुरुपयोग करे। भाई केंद्रीय एजेंसी कैसे दुरुपयोग करे? अगर मेरे नाम से कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी तो कैसे बता देगा कि मेरे नाम से कोई प्रॉपर्टी है? अब मेरे नाम से प्रॉपर्टी है तो फिर हमको बताना पड़ेगा कि हमने कहाँ से प्रॉपर्टी, कैसे हम खरीदा है, पैसा कहाँ से आया। लेकिन बाबूलाल जी ये भी तो सच है ना कि जो गैर बीजेपी शासित राज्य है वहाँ ही केंद्रीय एजेंसियाँ ज़्यादा एक्टिव है। आप एग्जाम्पल ले लीजिए, झारखंड, दिल्ली का ले लीजिए, महाराष्ट्र का ले लीजिए, राजस्थान का ले लीजिए, तमाम जगहों पर चुनाव से पहले केंद्रीय एजेंसी एक्टिव हो जाती है। इसलिए तो आरोप लग रहे हैं आप। अरे इसलिए कह रहे हैं ना कि इन्हीं लोगों ने इतना लूटते हैं ना। हम तो पहले भी आपको बता रहे हैं ना, केंद्रीय एजेंसी उस समय तो उन्हीं की सरकार थी, दिल्ली में भी लालू यादव की। देवे गौड़ा जी को प्रधानमंत्री उन्हीं ने बनाया था, उन्हीं लोगों के गठबंधन की सरकार थी और उन्हीं लोगों की सरकार थी यहाँ भी। भाई आप जब गलत करोगे तो गलत का तो गलत ही होगा अंजाम, जैसा करनी वैसा भरनी, उसमें क्या है। पहले भी ज़माने में आप देखिए कांग्रेस के राज में भी कई कांग्रेस के लीडरों के घर में नोट मिला। आप तो सुखाराम वगैरह का याद होगा, हिमाचल के। उस समय कहाँ बीजेपी थे? उस समय बीजेपी तो बहुत छोटा, मैंने हमको लगता है कुछ एक MP रहे होंगे उस समय, अगर आप याद कर रहे हैं। हमें वो ईस्वी सन याद नहीं। आप तो सुखराम जी भी नहीं रहे धरती पर, उनके पलंग के नीचे से नोट निकला। हम कहते हैं मेरे यहाँ कभी भी लोग चला जाए तो पलंग के नीचे, अलमीरा में नहीं मिलेगा नोट, अलमीरा भी नहीं है मेरे पास। तो बाबूलाल जी नई कमेटी भी आपकी बन के तैयार हो गई है, क्षेत्रीय संतुलन का भी आपने ख्याल रखा है, जातीय संतुलन का भी ख्याल रखा है। तो क्या हम ये मान के चले कि 2024 को फोकस करते हुए बाबूलाल की ये नई कमेटी है? देखिए कमेटी तो बनाना होता है हमारे पार्टी के संविधान के हिसाब से रहता है, और मैं ये मानता हूँ सिर्फ कमेटी में जो पदाधिकारी वही काम करते, ऐसा नहीं है। काम करने के लिए हमारे पास इकाई तो हमारे पोलिंग बूथ तक है, लाखों कार्यकर्ता है, और उन लाखों कार्यकर्ता के साथ मिल करके हम सब लोग काम करते हैं। और लाखों कार्यकर्ता का जो परिश्रम होता है उस परिश्रम का ही परिणाम जो चुनाव में जीत दर्ज होता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि कमेटी तो बनाना ही था, और पार्टी का जो संविधान है उस व्यवस्था के तहत जितने लोगों को एकोमोडेशन किया जा सकता है उसको हम सब लोग कोशिश करते हैं। लेकिन उसके बाद भी बड़ी संख्या होती है, जैसे हमने कहा कि उसके अतिरिक्त भी बहुत सामर्थ्यवान कार्यकर्ता होते हैं, लेकिन सब कुछ समाहित उस कमेटी में नहीं किया जा सकता है। लेकिन हम लोग बाकी और कामों में हम लोग लेते हैं, और मैं कह सकता हूँ कि 2024 ये जो मिशन है फिर से मोदी सरकार, उसको हम लोग पूरा करेंगे। संथाल और कोल्हान को लेकर कोई स्ट्रैटेजी बाबूलाल की, क्योंकि पिछले बार आप वहीं पिछड़ गए थे? नहीं, हमारा पूरा प्रदेश की स्ट्रेटेजी है, लेकिन स्वाभाविक रूप से अगर जिस क्षेत्र में जो कम होता है तो उस क्षेत्र पर थोड़ा सा विशेष हम लोग ध्यान देते हैं। तो आपने देखा होगा कि पिछले दिनों संथाल परगना में देश के प्रधानमंत्री भी आए थे, देवघर में अमित शाह जी भी आए थे, और बड़ा कार्यक्रम हुआ था। और फिर इधर चाईबासा में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी भी आए थे, उनका बड़ा कार्यक्रम हुआ है पूरे कोल्हान में। और फिर 15 नवंबर को आपके खूंटी में जो दक्षिणी छोटा नागपुर के कार्यकर्ताओं ने पार्टिसिपेट किया। तो ये सब जो कार्यक्रम इन क्षेत्रों में प्रारंभ में हुआ है, तो इसको हम लोगों ने सोच समझ के किया है कि हमारा ये जो क्षेत्र पिछले बार थोड़ा सा
पिछड़ गया है, तो हम उस पर विशेष ध्यान देंगे और उसको ध्यान दे करके इसी से उसको जुड़ा हम लोग सवाल ठीक होगा। कर पा रहे हैं। इसी से जुड़ा सवाल होगा बाबूलाल जी, जिस तरीके से संथाल और कोल्हान की चर्चा हुई, आदिवासी वोट को लेकर के कई बार चर्चा हो चुकी है और कई बार लगता है कि आदिवासी वोट किधर जाएगा, क्या जाएगा। बाबूलाल जी, आप लगातार संथाल भी जा रहे हैं, कोल्हान भी जाते हैं और बाकी जगहों पे भी अब कहीं ना कहीं जाकर अपनी बातों को देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो जानकारियाँ हैं वो पार्टी तक पहुँचे और संगठन पे उसमें इम्प्लीमेंट हो। 12 सीटें आपके पास हैं एनडीए के पास, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती होगी कि इन सीटों को बचाया जाए और साथ साथ आपकी सहयोगी पार्टी आजसू है, आजसू के साथ तालमेल करके किस तरीके से लोकसभा चुनाव में जाया जा सकता है या फिर विधानसभा के चुनाव में तैयारी हो सकती है, क्योंकि आपके पास एक बड़ी जिम्मेदारी है और वोट बैंक का प्रतिशत आपका जिस तरीके से है वो अगर बरकरार रखते हैं तो शायद अच्छा अचीवमेंट नज़र आएगा। तो कितनी चुनौती लगती है 12 सीटों को बचा पाना इस परिस्थिति में? देखिए, कोई चुनाव जो होता है हर हमेशा वो चुनौती रहता ही है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता चुनौती से को स्वीकार करना जानते हैं और चुनौती को स्वीकार करके फिर उसके साथ तो दो हाथ कर लेते हैं लोग। और इसलिए हमने कहा कि हमारा जो वोट जो है उसको बचाना ही नहीं, बल्कि हमें वोटों को बढ़ाना भी है। और जो 2 सीटें पिछले बार छूट गया था, इस बार हम सब लोगों के प्रयास है। जैसे हमने कहा कि चाईबासा में या दक्षिणी छोटा नागपुर में, इधर खूंटी में कार्यक्रम हुआ, उधर देवघर में हुआ, तो इसको ही ध्यान में रख कर के हम सब लोगों ने पहले से उन सारे क्षेत्रों में एक्टिविटी को हम लोगों ने बढ़ाए हैं। और कुल मिलाकर के आप देखेंगे 2024 में झारखंड में 14 के 14 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल मिल करके हम लोग जीतेंगे। बाबूलाल जी, 500 साल का वनवास खत्म हो रहा है, पूरा देश राममय हो चुका है, रामलल्ला आने वाले हैं। आप कैसे देख रहे हैं इन चीज़ों को? और इसी में एक एड ऑन सवाल आप ले लीजिए कि विपक्ष ने वहाँ जाने से इनकार कर दिया है। वो कह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से पॉलिटिकल इवेंट है, ये कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। देखिए, पहले बात तो मैं कहूँगा कि हमें ही नहीं बल्कि इस धरती पर जहाँ कहीं भी सनातनी रहते हैं, सनातनी हिंदू रहते हैं, तो वो सब के सब लोग पुलकित है। मैंने खुशी है, उसको शब्दों में कोई इज़हार नहीं कर सकता है। मानो ऐसा 14 वर्षों के बाद भगवान राम वनवास से वापस अयोध्या लौट रहे हो। तो उस वक्त जिस प्रकार से अयोध्या की धरती पर उनके लोगों ने स्वागत किया और पूरी मानव जगत में जो एक उल्लास का भाव था, हम उसको कल्पना ही कर सकते हैं। लेकिन आज जब हम लोग देखते हैं, सुनते हैं कि किस प्रकार से लोग जगह जगह जब निमंत्रण पत्रक लेकर के लोग जा रहे हैं, उसकी हम लोग जो सुन रहे हैं, अक्षत लेकर के लोग घर घर में जा रहे हैं, उसकी जो लोग स्वागत कर रहे हैं, वो अद्भुत है। हम तो उन दिनों को भी याद करते हैं जब हम विश्व हिंदू परिषद में हुआ करते थे। तो उस वक्त हम लोग 80 और 90 के दशक के बीच में, यानी पूरा एक दशक इसको कह सकते हैं कि जागरण का जो कालखंड था, और उस जागरण के कालखंड में कई एक रथ यात्रा निकली और उस समय जो उत्साह था लोगों के अंदर में, और उसके बाद तो 6 दिसंबर 1992 की घटना, उसकी जो परिणति है वो सबको याद है, क्योंकि हम भी खुद वहाँ पर साक्षी बन करके उपस्थित थे। और उसके बाद फिर अदालत की लड़ाई लंबी चली। तो कुल मिलाकर के इस देश के जो हिंदू समाज थे, सनातनी हिंदू समाज थे, तो वो 500 साल से उस ज़मीन को या उस मंदिर जन्मभूमि को प्राप्त करने के लिए, या वहाँ पर हम पूजा अर्चना करें ठीक प्रकार से, तो लोग संघर्ष कर रहे थे। 76 बार संघर्ष हो चुका। और हमने और किसी ने कोई, या विश्व हिंदू परिषद, RSS से किसी ने कोई लिखा नहीं, बल्कि लिखा उन्हीं लोगों ने जिन लोगों ने तोड़ा है।
बाबरी नामा में सब कुछ उसमें उल्लेख है। तो हम ये कह रहे थे कि इतना संघर्ष के बाद अगर कोई प्राप्त होता है तो स्वाभाविक है खुशी। और मैं कह सकता हूँ कि जो लोग नहीं जा रहे हैं, भले वो नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये तो कोई नकार नहीं रहा है ना। उनको शायद ये समझ में आ रहा होगा हम नहीं जाएंगे तो शायद मुसलमान हमसे बड़े खुश हो जाएंगे। तो मैं कहता हूँ कि भाई आपसे क्यों खुश हैं? गड़बड़ा ना जाए इसमें। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी की क्या कोई हिम्मत है कि वो राम जन्मभूमि नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो कभी कहते कि ताला हम ही ने खुलवाया था, कार सेवा हमें ने शुरू करवाया था, कुछ अपने को बोलते राजीव हैं। गांधी गए थे ताला खुलवाने। तो मैं क्या कह रहा हूँ, तो कहने का अर्थ है कि आज जितनी भी जो पॉलिटिकल पार्टी है सब इस बात को मानते हैं कि भाई वहाँ प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है। अब उनको अगर विरोध है कि वहाँ मोदी जी क्यों जा रहे हैं, भाई निमंत्रण तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो ट्रस्ट बना है उस ट्रस्ट निमंत्रण लोगों को दे रहे हैं। लेकिन देश के 4 बड़े और हम कह रहे हैं कि बाबूलाल जी, नहीं, मेरा कहना है कि जाने का तो बहुत सारे लोग नहीं जा रहे, हम लोग भी नहीं जा रहे हैं उस दिन, बाद में जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है। तो हमने कहा कि भाई कोई अगर नहीं भी जा रहे हैं, लेकिन कोई तो ये नहीं कह रहा है कि वहाँ राम जन्मभूमि नहीं है, वहाँ मंदिर बनना गलत है। ये कितने लोग बोलने वाले हैं? तो कुल मिलाकर के हर कोई राम के अस्तित्व को नकार नहीं सकता है। और राम लोगों के रोम रोम में बसे हुए हैं। और जो आज नहीं जा रहे हैं कल जाएंगे, वो लोग भी तो कह रहे हैं कि जिस समय राम की बुलावा आएगा हम चले जाएंगे। चलो भैया, तुम उसी दिन जाना, क्या दिक्कत है? बाबूलाल जी जाएंगे? जरूर जाएंगे। कई मुद्दे हैं बाबूलाल जी, जिस तरीके से हम लोग बातचीत कर रहे थे, तमाम मुद्दे आए हैं। एक अंतिम सवाल आपसे करना चाहेंगे कि वर्तमान परिवेश में शुरुआती दौर से ही राज्य के गठन से ही बड़ी जिम्मेदारी वाली पद पे आप रह चुके हैं। आज भी पार्टी ने आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। आम लोग कहीं ना कहीं इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति में है कि आने वाला भविष्य उनका क्या होगा, क्योंकि जिन मुद्दों को लेकर राज्य का गठन किया गया था उन पे अभी भी असमंजस बरकरार है। आप इसे किस रूप में देखते हैं और आने वाले समय में आम लोगों को किस तरीके से आज की बात बोलना चाहेंगे, क्योंकि एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि आने वाले समय में राज्य का भविष्य क्या दिखता है एज ए राजनीतिक दल के लीडर होने के नाते? देखिए, आने वाला भविष्य झारखंड का उज्जवल है। अब थोड़ा काली छाया पड़ा हुआ है, ये समाप्त हो जाएगी। तो तमाम चीज़ें चल रही थी और कहीं ना कहीं कई मुद्दों पे हमने बाबूलाल जी से बातचीत की है और कहीं ना कहीं इन सारे मुद्दों को एक बार फिर से टटोलने की कोशिश की है कि आखिर 23 साल के झारखंड में जिन मुद्दों को लेकर राज्य का गठन किया था वो कहां तक पहुंचा है और किस तरीके से राजनीतिक भविष्य को देखा जा सकता है। इन तमाम पहलुओं पे हम आगे भी बातचीत करते रहेंगे और कहीं ना कहीं आने वाले समय में राज्य की परिस्थितियाँ, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों पर भी बार बार चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक महत्वपूर्ण भूमिका के साथ राज्य के विकास को लेकर आगे बढ़ सकें। बाबूलाल जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस खास पेशकश में बस इतना ही। हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।